साल था 1971, जगह बेंगलोर। एक लॉटरी का ड्रॉ निकलने वाला था, लेकिन उस दिन शहर की सड़कों पर जो सन्नाटा था वो किसी लॉटरी की वजह से नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। और वो तूफान एक स्टेडियम में आ चुका था। करीब 5,000 लोग वहां जमा थे। हैरानी की बात यह थी कि किसी इनाम के लिए वो लोग नहीं आए थे। वो इंतजार कर रहे थे एक शख्स का जो इनाम का ऐलान करने वाला था। जैसे ही मंच पर वो शख्स पहुंचा, पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। और अगले ही पल एक ऐसा शोर उठा मानो आसमान भी कांप गया हो। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे, एक दूसरे पर गिर रहे थे। कई लोग सिर्फ उसे छू लेना चाहते थे। और मंच पर खड़ा वो इंसान ये सब कुछ देखकर खुद भी एक छोटे बच्चे की तरह रो पड़ा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहा, वो एक जादू बन चुका है। एक ऐसा भगवान जिसे उसके चाहने वाले पूजने लगे थे, जिनका गर्दन झुकाकर मुस्कुराना एक ट्रेंड था, जिनकी मुस्कान लोगों का दिल जीत लेती थी। एक ऐसा इंसान जिसे देखने के लिए लोग घंटों नहीं दिनों तक इंतजार करते थे, जिसकी एक मुस्कान पर लड़कियां अपने खून से खत लिखती थी, जिसकी सफेद कार पर लिपस्टिक के इतने निशान पड़ जाते थे कि उसका असली रंग दिखाई नहीं देता था। वो बॉलीवुड क्रॉनिकल्स के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना थे। लेकिन अब वक्त का पहिया घुमाइए करीब 20 साल आगे, 1990 का दशक। दिल्ली का एक ट्रैफिक सिग्नल, लाल बत्ती पर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। उसके अंदर बैठे हैं वही राजेश खन्ना, लेकिन अब वो सुपरस्टार नहीं, एक सांसद है। तभी उनकी नजर बगल में खड़ी दूसरी कार पर जाती है। उसमें लगभग 7 साल की एक छोटी सी बच्ची बैठी है। बच्ची उन्हें पहचानती तक नहीं, लेकिन राजेश खन्ना अपनी पुरानी आदत नहीं भूले। वो हल्का सा मुस्कुराते हैं, अपनी गर्दन उसी मशहूर अंदाज में झुकाते हैं और आंख मारते हैं। वही ये अदा थी जिसने कभी लाखों दिलों को अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। बच्ची ने मुंह बनाया, दूसरी तरफ देखा और अगले ही पल सिग्नल हरा हो गया। गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे रह गए हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार अकेले। एक तरफ वो दिन जब उन्हें देखकर 5,000 लोग रो पड़े थे, दूसरी तरफ ये दिन जब एक बच्ची ने उन्हें पहचाना नहीं। इन दो पलों के बीच छिपी है हिंदी सिनेमा की सबसे दर्दनाक कहानी। आखिर जतिन नाम का एक साधारण सा लड़का राजेश खन्ना कैसे बना? कैसे उसने 10,000 एक्टर्स को पीछे छोड़कर बॉलीवुड में अपना कदम रखा? कैसे आराधना ने उसे रातों रात भगवान बना दिया? और फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी भगवान की सल्तनत उसकी आंखों के सामने बिखर गई? क्या वजह थी? सलीम जावेद, अमिताभ बच्चन और वक्त, ये तीनों ने मिलकर उसके सबसे बड़े दुश्मन हो गए। और आखिर क्यों? उसकी जिंदगी का आखिरी संवाद था, टाइम अप हो गया है, पैकअप करो। ये शाम मस्तानी। नमस्कार, मैं हूं धवल सोनी और आप देख रहे हैं द बॉलीवुड क्रॉनिकल्स। आज हम जानेंगे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की शोहरत, अहंकार, मोहब्बत, तन्हाई और पतन की पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के लिए जो जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं, मैं दावा करता हूं ये जानकारी आपको पता नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं राजेश खन्ना की अनसुनी कहानी की तरफ। दोस्तों, राजेश खन्ना हमेशा से राजेश खन्ना नहीं थे। उनका असली नाम था जतिन खन्ना। और उनकी कहानी किसी फिल्म परिवार के सुपरस्टार की नहीं, बल्कि किस्मत के एक अनोखे मोड़ से शुरू होती है। जिंदगी कैसी है 29 दिसंबर 1942 अमृतसर में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार मूल रूप से लाहौर का था। बंटवारे से कुछ साल पहले ही उनका परिवार बॉम्बे आकर बस चुका था। ठाकुर द्वार के सरस्वती निवास में खन्ना परिवार का बड़ा सा संयुक्त घर था, जहां दादा
अकरूमल खन्ना, उनके बेटे, बहुएं और ढेर सारे बच्चे सब एक साथ रहते थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पैसा था, रुतबा था और प्यार भी था। जतीन अपने असली माता पिता नंदलाल और चंद्रानी खन्ना के दूसरे बेटे थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। परिवार में उनके चाचा चाची यानी चुन्नीलाल और लीलावती जी संतानहीन थे। कहा जाता है कि जतीन के जन्म से पहले ही उनकी मां चंद्रानी ने अपनी देवरानी से वादा कर लिया था कि ये बच्चा उन्हें दे दिया जाएगा, और वही हुआ। बहुत छोटी उम्र में जतीन अपने चाचा चाची की गोद में चले गए। अब उनके दो माँ बाप थे और दोनों तरफ से बेहिसाब प्यार था, खासकर लीलावती जी का। उन्होंने जतीन को एक बेटे की तरह नहीं, राजकुमार की तरह पाला। सुबह जब तक जतीन खुद न उठे, कोई उनके कमरे के आसपास भी नहीं जा सकता था। उनके लिए खास जरी वाले रेशमी कपड़े सिलवाए जाते, हर जिद बिना सवाल पूरी कर दी जाती। यही लाड़ प्यार धीरे धीरे उनके मन में एक विश्वास बैठाता गया कि वो बाकी लोगों से अलग है। बाद में राजेश खन्ना खुद मजाक में कहा करते थे कि मेरी परवरिश ही गलत हुई थी। वो बताते, अगर 5 रुपये मांगते तो 10 मिल जाते। स्कूल जाना है या नहीं, वो फैसला कोई और नहीं बल्कि वो खुद करते। शायद इसी वजह से वक्त और पैसे की कीमत उन्हें कभी ठीक से समझ ही नहीं आई। लेकिन एक घटना ने उनकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। करीब 10 साल की उम्र में वो अपने पिता चुन्नीलाल के दफ्तर पहुंचे और उनकी कुर्सी पर बैठकर कॉमिक्स पढ़ने लगे। तभी उनके मामा के तलवार वहां पहुंचे। उन्होंने जतीन को डांटते हुए कहा, किसी और की कुर्सी पर बैठने से पहले ये सोचो कि तुम उसके लायक हो भी या नहीं। ये बात सीधे उनके दिल में उतर गई। घर लौटकर उन्होंने अपनी मां लीलावती से पूछा, इसका मतलब क्या था? लीलावती ने सिर्फ एक बात कही, मेहनत ही इंसान को किसी भी जगह बैठने का हक देती है। यही जतीन की जिंदगी का पहला बड़ा सबक था। भी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। उधर परिवार चाहता कि वो बड़े होकर कारोबार संभाले, लेकिन उनके सपने कहीं और थे। अब अभिनय का जुनून उन्हें लग चुका था। स्कूल हो या कॉलेज, हर नाटक में वो पूरी जान लगा देते थे। बॉम्बे के केसी कॉलेज में उन्हें एक ऐसा दोस्त मिला जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया। नाम था रवि कपूर। हाँ, वही रवि कपूर जिसको आगे चलकर लोग जितेंद्र के नाम से जानने लगे। दोनों अक्सर एक ही रोल के लिए ऑडिशन देते थे। कभी बाजी रवि मारते तो कभी जतीन, लेकिन एक फर्क हमेशा रहता था। ज्यादातर स्ट्रगलर्स बस और लोकल ट्रेन से ऑडिशन देने जाते थे, जबकि जतीन उस दौर की सबसे लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार में पहुंचते थे। जेब में हर महीने 1000 रुपए का पॉकेट मनी। इतने पैसे जितने उस दौर में कई संघर्षरत कलाकारों का शायद पूरे साल में भी नहीं कमा पाते थे। समय बीतता गया। फिर एक दिन उनके पिता चुन्नीलाल ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, तुम्हारे पास 5 साल है। अगर इन 5 सालों में कुछ बन गए तो ठीक है, वरना फैमिली बिजनेस संभालना होगा। ये जतीन की जिंदगी की पहली असली डेडलाइन थी। इसी बीच किस्मत ने एक और मोड़ ले लिया। रवि कपूर को वी शांताराम की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में हीरो का रोल मिल गया और उन्होंने अपना नया नाम रखा जितेंद्र। दिलचस्प बात यह थी कि यही नाम जतीन अपने लिए सोच चुके थे। अब उन्हें एक नया नाम चाहिए था। कहा जाता है कि उनके मामा के तलवार ने ही वो नाम सुझाया जो आगे चलकर इतिहास बनने वाला था। उन्होंने कहा, अगर जितेंद्र का अर्थ है इंद्र को जीतने वाला, तो तुम्हारा आज से नाम होगा राजेश, यानी राजाओं का भी राजा। नाम बदल चुका था, अब बस किस्मत बदलनी बाकी थी और वो मौका बहुत ही जल्दी आने वाला था। साल आया 1965। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े निर्माता एक साथ एक मंच पर आए। जीपीसीपी, बी.आर. चोपड़ा, शक्ति सामंत और नासिर हुसैन। मकसद था एक नए हीरो की तलाश। इसके लिए फिल्म फेयर मैगजीन के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय टैलेंट कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर टैलेंट हंट घोषणा हुई और जो ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे इंडस्ट्री के यही बड़े निर्माता अपनी फिल्मों में हीरो का मौका देंगे। बस इतना सुनना था कि पूरे देश से 10,000 से ज्यादा युवाओं ने फॉर्म भर दिए। उनमें एक नाम था राजेश खन्ना।
सच कहे तो उन्होंने भी बस किस्मत आजमाने के लिए फॉर्म भरा था। उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी वो हजारों लोगों की भीड़ पार करके टॉप 6 फाइनलिस्ट तक पहुंचे। अब मुकाबला आसान नहीं था। सामने थे एक और दमदार कलाकार, विनोद मेहरा। हर किसी को लग रहा था कि जीत इन्हीं दोनों में से किसी एक की होगी। फाइनल ऑडिशन का दिन आया। सामने जजों की कुर्सी पर बैठे वही दिग्गज निर्माता जिनके सपनों में जगह बनाना हर नए कलाकार का सपना होता था। सभी कंटेस्टेंट्स को एक ही दृश्य दिया गया, एक बेटा जो अपनी मां से अपने प्यार का इजहार कर रहा है। बाकी प्रतियोगी संवाद याद करने में जुट गए, लेकिन राजेश खन्ना कुछ और ही सोच रहे थे। वो सीधे जीपी के पास पहुंचे और पूछा, ये लड़का अमीर है या गरीब? माँ के साथ रहता है या अकेला? उसका स्वभाव कैसा है? सिप्पी साहब हैरान रह गए। उन्होंने झिंझला कर कहा, अरे भाई, तुम थिएटर वाले हो, जैसा ठीक लगे वैसा कर दो। यही वो पल था जिसने सब बदल दिया। जब राजेश खन्ना की बारी आई, उन्होंने दिया हुआ सीन एक तरफ रख दिया और अपने पुराने नाटक का एक मोनोलॉग सुनाना शुरू कर दिया। कहानी थी एक गरीब लड़के की जिसे यकीन ही नहीं होता था कि कोई लड़की उससे प्यार कर सकती है, और फिर आखिर में पता चलता है कि उससे प्यार करने वाली लड़की अंधी है। उस लड़के की शक्ल ही नहीं देख सकती, उसका दिल कैसे दिखाई देता। कमरे में सन्नाटा छा गया। परफॉर्मेंस खत्म हुई तो जज समझ चुके थे उन्होंने एक अलग कलाकार देखा है। नतीजा आया और राजेश खन्ना सिर्फ एक वोट से विनोद मेहरा को हराकर पूरा टैलेंट हंट जीत गए। 10,000 लोगों की भीड़ में से एक लड़का सीधे हिंदी फिल्मों का नया हीरो बन चुका था। लेकिन असल संघर्ष अब शुरू होने वाला था। प्रतियोगिता जीतने के बावजूद किसी भी निर्माता के पास उनके लिए तैयार स्क्रिप्ट थी ही नहीं। इंतजार बढ़ता गया। उसी दौरान उन्हें एक फिल्म मिली जो उस प्रतियोगिता का हिस्सा भी नहीं थी। निर्देशक थे चेतन आनंद, देवानंद के भाई। फिल्म थी आखिरी खत। चेतन आनंद चाहते थे कि क्लाइमेक्स में राजेश खन्ना के चेहरे पर असली थकान और बेबसी दिखाई दे। इसलिए उन्होंने 3 दिन तक ठीक से उन्हें सोने नहीं दिया और तो और भरपेट खाना भी नहीं खाने दिया। जब कैमरा चला तो वही थकान पर्दे पर भी दिखाई दी। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके बाद आई जीपी सिप्पी की रास। ये उनकी आधिकारिक लॉन्च फिल्म थी। क्रेडिट्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, जीपी सिप्पी प्राउडली इंट्रोड्यूसेस राजेश खन्ना। लेकिन ये फिल्म भी नहीं चली। फिर आई बहारों के सपने, नासिर हुसैन की एक गंभीर फिल्म थी। दर्शकों ने उसे भी नकार दिया। अब राजेश खन्ना की लगातार 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। जिस लड़के ने 10,000 लोगों को हराकर इतिहास रचा था, अब उसी के बारे में इंडस्ट्री में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। शायद फैसला गलत था। लड़के में वो बात ही नहीं है। उनके पास वक्त बहुत कम था। उन्हें सिर्फ एक हिट चाहिए थी, एक ऐसी फिल्म जो या तो उनका करियर हमेशा के लिए खत्म कर देती या फिर उनको सीधे आसमान तक पहुंचा देती। और किस्मत ने उन्हें वही मौका दिया, निर्देशक शक्ति सामंत के रूप में। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि इस फिल्म का नाम एक दिन भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल देगा। फिल्म थी आराधना। शक्ति सामंत उन दिनों अपनी एक अगली बड़ी फिल्म जाने अनजाने की तैयारी कर रहे थे। हीरो थे शम्मी कपूर। लेकिन पत्नी गीता बाली के निधन के बाद शम्मी कपूर गहरे सदमे में थे और शूटिंग शुरू करने की स्थिति में ही नहीं थे। शक्ति सामंत इंतजार नहीं करना चाहते। उन्होंने सोचा, जब तक शम्मी कपूर तैयार होते हैं, क्यों न एक छोटी कम बजट वाली फिल्म बना ली जाए। हीरो के लिए उन्होंने उसी लड़के को चुना जिसे उन्होंने टैलेंट हंट में जीतते हुए देखा था, राजेश खन्ना। फिल्म का नाम आराधना। लेकिन किस्मत यहाँ भी उनका इम्तिहान लेने वाली थी। असल में आराधना की कहानी हीरो की थी ही नहीं, आराधना की कहानी हीरोइन की थी। राजेश खन्ना का किरदार एक एयरफोर्स पायलट का था जो इंटरवल से पहले ही एक प्लेन क्रैश में मर जाता है। इसके बाद पूरी कहानी हीरोइन और उसके बेटे के संघर्ष पर आगे बढ़ती है। मतलब जिस फिल्म से राजेश खन्ना को अपना करियर बचाना था, उसमें उनका रोल ही बहुत छोटा था। लेकिन शूटिंग शुरू होने से ठीक एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ फिल्म बल्कि राजेश खन्ना की पूरी जिंदगी बदल दी। उस शाम
शक्ति सामंत अपने दोस्त और निर्माता सुरिंदर कपूर की फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती देखने गए। फिल्म देखते देखते उनके चेहरे का रंग उड़ गया। क्लाइमैक्स लगभग आराधना जैसा था। कारण भी साफ था, दोनों फिल्मों के लेखक सचिन भौमिक थे। शक्ति सामंत को लगा अगर यही कहानी रिलीज हो गई तो आराधना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। गुस्से में उन्होंने फैसला कर लिया कि फिल्म बंद कर दी जाए। उसी शाम मशहूर उपन्यासकार गुलशन नंदा उनसे मिलने पहुंचे। शक्ति सामंत ने उन्हें पूरी परेशानी बताई। गुलशन नंदा और बाकी लेखकों ने एक सलाह दी, कहानी मत छोड़िए, सिर्फ क्लाइमैक्स को बदल दीजिए। उस रात करीब 10 बजे तक कमरे में लगातार स्क्रिप्ट पर काम चलता रहा और वही एक ऐसा विचार जन्मा जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। फैसला हुआ हीरो का एक बेटा भी होगा जिसका चेहरा बिल्कुल अपने पिता जैसा होगा, यानी राजेश खन्ना अब डबल रोल करेंगे। जो किरदार इंटरवल में मरने वाला था वही फिल्म के दूसरे हिस्से में अपने बेटे के रूप में वापस आएगा। एक झटके में छोटा सा रोल पूरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन कहानी की तरह फिल्म का संगीत भी एक संयोग से इतिहास बनने वाला था। शक्ति सामंत चाहते थे कि सारे गाने मोहम्मद रफी साहब गाए, लेकिन रफी साहब 3 महीने के वर्ल्ड टूर पर जा चुके थे। उतना इंतजार करना संभव नहीं था। तब SD बर्मन ने एक नाम सुझाया, किशोर कुमार का। उस समय किशोर कुमार एक बड़े पार्श्व गायक नहीं माने जाते थे। उनकी पहचान एक्टर ज्यादा और कॉमेडियन की थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना गाया, इतिहास बदल गया। शायद ये वो सिर्फ एक संयोग था, लेकिन यही संयोग राजेश खन्ना और किशोर कुमार की उस अमर जोड़ी की शुरुआत बन गया, जिसने आने वाले कई वर्षों तक हिंदी फिल्म संगीत पर राज किया। फिल्म रिलीज होने से पहले एक और मुश्किल सामने आ गई। डिस्ट्रीब्यूटर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि फिल्म का हीरो आगे चलकर हीरोइन को ही मां कहेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि बेटे का रोल किसी दूसरे अभिनेता से करवा लीजिए, लेकिन शक्ति सामंत अपने फैसले पर अड़िग रहे। फिल्म रिलीज हुई। पहला हफ्ता कुछ खास नहीं रहा। राजेश खन्ना की धड़कनें फिर तेज हो गई, क्या ये भी फ्लॉप होने वाली है? लेकिन दूसरे हफ्ते ऐसा चमत्कार हुआ कि हिंदी सिनेमा ने पहले उसे कभी नहीं देखा था। थिएटरों के बाहर आधे आधे किलोमीटर लंबी लाइनें लगने लगी। लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं, राजेश खन्ना को देखने आ रहे थे। उनकी मुस्कान, उनका गर्दन झुकाने का अंदाज, उनकी आंखों का इशारा, पूरा देश उनके प्यार में पागल हो चुका था। लड़कियां उन्हें अपने खून से खत लिखने लगी। कुछ ने तो उनकी तस्वीर से शादी भी कर ली। उनकी सफेद कार लिपस्टिक के निशानों से भर जाती थी और कुछ दीवानी लड़कियां उनकी कार के टायरों से लगी धूल अपनी मांग में सिंदूर की तरफ भरती थी। आराधना सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, वो एक नया दौर की शुरुआत थी। तो यही से शुरू होता है एक ऐसा दौर जिसे हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा कहा जाता है। जतीन खन्ना अब सिर्फ राजेश खन्ना नहीं रहे थे, वो हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन हर चमकती हुई कहानी के पीछे एक ऐसा साया भी होता है जिसे दुनिया बहुत देर से देख पाती है। दोस्तों, राजेश खन्ना की जिंदगी बहुत बड़ी, इतनी दिलचस्प और इतने उतार चढ़ाव से भरी है कि उसे एक ही वीडियो में समेटना शायद उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। इस पहले भाग में हमने देखा कैसे जतीन खन्ना का जन्म हुआ और उनका बचपन बीता, कैसे थिएटर का शौक उन्हें फिल्मों तक लेकर गया, कैसे उन्होंने 10,000 से ज्यादा प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर फिल्म फेयर टैलेंट हंट जीता। शुरुआती लगातार फ्लॉप फिल्मों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और फिर कैसे आराधना ने एक साधारण अभिनेता को हिंदुस्तान का पहला सुपरस्टार बना दिया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अभी शुरू ही हुई है। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे राजेश खन्ना की जिंदगी में आशीर्वाद बंगले की एंट्री हुई, कैसे पूरा देश कहने लगा ऊपर आका और नीचे काका, कैसे उनकी मुलाकात हुई अमिताभ बच्चन से, कैसे सलीम जावेद ने हिंदी सिनेमा का इतिहास बदला, कैसे अंजू महेंद्रू और डिंपल कपाड़िया उनकी जिंदगी का हिस्सा बनी और कैसे शोहरत की ऊंचाइयों पर खड़ा एक बादशाह धीरे धीरे अपनी ही सल्तनत खोने लगा। अगर आपको भी हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए
और अगर आप चाहते हैं कि बॉलीवुड की ऐसी ही रिसर्च आधारित सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज लगातार आपके पास पहुंचती रहे, तो द बॉलीवुड क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक हाइप हमारे जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं होता, बल्कि अगली डॉक्यूमेंट्री बनाने का हौसला बन जाता है। मैं हूं धवल सोनी और आप देख रहे हैं द बॉलीवुड क्रॉनिकल्स। बहुत जल्दी मिलते हैं राजेश खन्ना की कहानी के दूसरे और सबसे रोमांचक भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।